क्लास 10 हिंदी भी उसमें हम लोग संचयन का पार्ट 2 मेरे सपनों के दिन देखे थे। पिछली वीडियो में हमने ब्रीफ में देखा था कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। अब क्लास नंबर 2 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्लास नंबर 2 में हम लोग बोध प्रश्न करेंगे एनसीईआरटी के। पहला क्वेश्चन है, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के किस अर्थ से अंश से यह सिद्ध होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। तो पहले क्वेश्चन से आप आंसर थोड़ा सा ले सकते हैं। यह बात लेखक के बचपन की एक घटना से सिद्ध होती है। लेखक के बचपन में कई मित्र हरियाणा और राजस्थान से आए थे। जब लेखक छोटा थे, यहाँ पर छोटे हो जाएंगे, जब लेखक छोटे थे तब उन्हें अपने मित्रों की बातें कम समझ में आती थी, पर जब वो साथ में खेलते थे तो सब एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझ लेते थे। तो इस घटना के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, पीटी साहब के शाबाश फौज के तमगों सी क्यों लगती थी, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो प्रीतम चंद थे तो बहुत ही सख्त और कठोर अध्यापक थे। छोटी सी गलती पे वो दंड देते थे, तो इसलिए जब वो शाबाशी देते थे तो उनको बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि वो छोटी छोटी गलतियों पे दंड देते थे और बहुत ही अनुशासन प्रिय थे। तो पीटी साहब प्रीतम चंद बहुत ही अनुशासन प्रिय थे। बच्चों की छोटी सी गलती पर भी वो कठोर सज़ा देते थे। बच्चों की छोटी सी गलती पर भी वो कठोर सज़ा देते थे, परंतु जब कोई बच्चा गलती नहीं करता था तो वह शाबाश कहते थे। इससे बच्चे इतने खुश होते थे कि उन्हें पीटी साहब की शाबाशी फौज के तमगों सी लगती थी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुराने किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालमन क्यों उदास हो उठता था। तो हमने देखा था कि लेखक का बालमन जो मन था वो बहुत उदास हो जाता था, एक अजीब सी उनको गंध आती थी। जब लेखक अगली श्रेणी में प्रवेश करते तब आगे की कक्षा की मुश्किल पढ़ाई, तो आगे की कक्षा की मुश्किल पढ़ाई, उसका भय, उसका डर एवं नए मास्टरों की मारपीट, या फिर पुराने मास्टर जो आएंगे उस श्रेणी में उनके मारपीट, क्योंकि लेखक पहले रहे थे तो वहाँ उन्हें मार खानी पड़ी थी, वही मास्टर आगे की श्रेणी में आए तो नए मास्टरों की मारपीट का भय कहीं भीतर जमकर बैठ गया था। इसी कारण नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालमन उदास हो जाता था। थोड़ा हम लोग लैंग्वेज पर भी ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी जवान क्यों समझने लगते थे। स्काउट परेड के दौरान लेखक धुले हुए साफ सुथरे कपड़े पर एवं पॉलिश किए हुए बूट पहनते थे और पीटी शिक्षक के आदेश पर जवानों की तरह लेफ्ट राइट टर्न लेते थे। वह अपने बूटों से ठक ठक करके चलते थे। इन सब के कारण वो स्वयं को फौजी जवान समझने लगते थे, महत्वपूर्ण आदमी समझने लगते थे। धुले हुए कपड़े, पॉलिश किए हुए बूट और जवानों की तरह चलना, है ना, ठक ठक की आवाज़, इन सब के कारण वो अपने आप को महत्वपूर्ण फौजी जवान समझते थे। अगला क्वेश्चन कि हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल या निलंबित कर दिया था, निकाल क्यों दिया था। एक दिन मास्टर प्रीतम चंद ने बच्चों को फारसी के शब्द रूप याद करने को दिए। अगले दिन उनके पूछने पर कोई भी बच्चा शब्द रूप नहीं सुना पाया। इस पर मास्टर प्रीतम चंद को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बच्चों को मुर्गा बनने की सज़ा दी। अब यहाँ पर मुर्गा शब्द का प्रयोग किया नहीं है, वहाँ पर उन्होंने, लेखक ने लिखा है कि वो पीठ से ऊंची करके हाथ अपने पैरों से निकाल कर, तो उससे जिससे पैरों में बहुत दर्द हो जाता है तो वो मुर्गा बनना ही हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बच्चों को मुर्गा बनने की सज़ा दी। तो यहाँ पर आप चाहें तो आप पूरा लिख भी सकते हैं, जैसे लेखक ने लिखा है कि कान पकड़ के पैरों से बाह को निकाल के कान पकड़ने की सज़ा दी थी, या आप कठोर सज़ा भी लिख सकते हैं, अपने अनुसार आप इसको देख सकते हैं। इस कठोर सज़ा के कारण बच्चों के पैरों में दर्द होने लगा। जब हेडमास्टर शर्मा जी वहाँ आए और उन्होंने यह दृश्य देखा तो वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने कहा मास्टर प्रीतम चंद से कि इसे तुरंत बंद किया जाए, और फिर वो गुस्से से अपने दफ्तर चले गए। इसे तुरंत बंद करने को कहा। इसी कारण मास्टर प्रीतम चंद को हेडमास्टर शर्मा जी ने मुअत्तल कर दिया। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह ना लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, परंतु उन्हें स्कूल जाना तब अच्छा लगता था जब वो स्काउटिंग का अभ्यास करते थे। स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियाँ हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते थे,
झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। गलती न करने पर पीटी साहब शाबाश कहते, जिससे बच्चों का उत्साह बढ़ता एवं उन्हें बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए वो जो लेखक थे उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता था जब वो स्काउटिंग का अभ्यास करते थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना करता था। तो आप इन सारे आंसर्स को अपनी तरह से लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए एक समय सारणी बनाया करता था, लेकिन लेखक का समय खेलने में चला जाता था। वह यह योजना बनाता था कि कितना कार्य, कितने सवाल हैं, कितना कार्य है, कितने सवाल हैं, ये यह है, कितना कार्य है, कितने सवाल हैं, तो एक दिन में कितने सवाल हल करने होंगे आदि। परंतु बाकी समय भी खेलने में चला जाता था। जब काम पूरा ना हो पाता तो लेखक अपने सहपाठी ओमा जैसा बहादुर बनने की कल्पना करता था, जो मास्टरों की डांट और मार से नहीं डरता था। ओमा और काम पूरा करने की जगह मास्टरों की पिटाई को सस्ता सौदा समझता था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखते हैं इसको। पीटी मास्टर प्रीतमचंद शरीर से दुबले पतले थे। उनका कद ज़्यादा लंबा नहीं था। उनकी आंखें भूरी और तेज थीं। ठीक है, तो वो शरीर से दुबले पतले थे, लंबे कद के नहीं थे, छोटे कद के थे वो। उनकी आंखें भूरी थीं और तेज थीं। वे खाकी वर्दी और लंबे जूते पहनते थे। वे बहुत अनुशासन प्रिय थे और छोटी सी गलती पर भी दंड देते थे। वे बहुत कठोर स्वभाव के थे। वे स्वाभिमानी भी थे। ऐसा कैसे? तो ऐसा एक घटना से हमें पता चलता है कि जब शर्मा जी ने उन्हें निलंबित कर दिया था, मुअत्तल कर दिया था, तो वो नौकरी के निकाले जाने पर भी वापस नहीं आए एवं बाजार में किराए के कमरों में अपने तोतों के साथ रहने लगे। तो उन्होंने जो 2 तोते पाल रखे थे उनके साथ ही वो रहने लगे। अगला हमारे पास है, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों में कठोर दंड और मारपीट है, परंतु वर्तमान में अध्यापकों को इसे करने की मनाही की गई है। उन्हें बच्चों की भावनाओं को समझने, उनके द्वारा किए गए कार्यों के पीछे का कारण जानने, उनसे प्रेम से बातचीत करने आदि की प्रेरणा दी जाती है। बातों के द्वारा उन्हें उनकी गलती का एहसास कराने की प्रेरणा दी जाती है। अगला हमारे पास है, बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती हैं, विशेषकर स्कूली दिनों की। अपने अब तक के स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखिए। तो ये आप खुद भी लिख सकते हैं अपने शब्दों में, ये मैंने छोड़ दिया है। और आखिरी प्रश्न हमारे पास है, प्रायः अभिभावक मतलब जो पेरेंट्स हमारे होते हैं वो जनरली बच्चों को खेलकूद में ज़्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं और समय बर्बाद ना करने की नसीहत देते हैं, सलाह देते हैं। तो हमें ये बताना है, पहला, खेल आपके लिए क्यों ज़रूरी है, एवं दूसरा, आप कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिससे अभिभावकों को आपके खेल पर आपत्ति ना हो। तो यहाँ पर आप खुद से भी लिख सकते हैं सारे आंसर्स को, है ना, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं, खेल मनोरंजन के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद है ना, तो वो लाभ देता है और अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। बच्चे अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व आदि मानव मूल्यों को सीखते हैं जो आगे भी उनके जीवन में काम आता है। साथ ही वे प्रतिस्पर्धा के गुण भी सीखते हैं, कंपटीशन के भी वो गुण सीखते हैं कि हमें कैसे कंपटीशन करना चाहिए, पॉजिटिव कंपटीशन क्या होता है। समूह में खेलने से सामाजिक भावनाएं भी आती हैं, वो लोग एक दूसरे से अपनी भावनाएं बांटते हैं और सामाजिक भावनाएं उनमें आती है, सहयोग की आदि मानव मूल्यों की भावनाएं। अगला हमारे पास क्या है कि आप कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिससे अभिभावकों को आपके खेल पर आपत्ति ना हो। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, हमें पढ़ाई और खेल को निश्चित समय देना चाहिए। पढ़ाई हमारे भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें अपना गृह कार्य, पुनरावृत्ति, परीक्षा की तैयारी आदि समय पर करना चाहिए। हमें प्रतिदिन अपना सारा कार्य पूरा करना चाहिए। उसके बाद अगर हम खेलें तो अभिभावकों को कोई आपत्ति नहीं होगी, हमारे पेरेंट्स और उनको कोई भी आपत्ति नहीं होगी।
तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर पूरा होता है। अब संचयन में बस एक ही चैप्टर हमारा बचा है, पार्ट 3, जो कि है टोपी शुक्ला। उसे भी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो अभी तक हम लोग पार्ट 2 तक पूरा कर चुके हैं। इसी तरह हम लोग अपना अगला पार्ट भी धीरे धीरे इसी तरह देखेंगे, ब्रीफ में देखेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और संचयन में 3 ही पार्ट है और इसी तरह हम लोग अपनी इस पुस्तिका को पूरी करेंगे। तो इस वीडियो में हमने पार्ट नंबर 2 पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 3 शुरू करेंगे और धीरे धीरे संचयन कक्षा 10 हिंदी बी की जो पुस्तिका है हमारी, उसमें आगे बढ़ेंगे।